नमस्कार। पिछले व्याख्यान में हमने सामाजिक परिवर्तन के प्रकारों पर चर्चा की थी। उद्विकास क्या है, प्रगति क्या है, क्रांति किसे कहते हैं। आज हम सामाजिक परिवर्तन के लिए जो कारण जिम्मेदार हैं उन पर चर्चा करेंगे। सामाजिक परिवर्तन के कारकों में हम ये देखते हैं और पाते हैं कि जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है जनसंख्यात्मक कारण। जनसंख्यात्मक कारक भी सामाजिक परिवर्तन लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि किसी भी समाज की जो संरचना है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसको वहाँ की जनसंख्या जो है प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जनसंख्या की रचना, उसका आकार, वहाँ पर जन्म दर क्या है, उस समाज की मृत्यु दर क्या है, वहाँ पर इमिग्रेशन और ई माइग्रेशन कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, जनसंख्या की कहीं कमी हो रही है, कहीं उसकी बहुलता होती है, तो स्त्री पुरुषों का जो अनुपात है जिसको हम सेक्स रेशो कहते हैं, इस तरह से ये सारे जो जनसंख्या से रिलेटेड जो भी हमको कारण दिखाई देते हैं, उनका प्रभाव जो है समाज के ऊपर और समाज में परिवर्तन लाने का एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। अगर किसी देश की या किसी समाज की जनसंख्या बहुत ज़्यादा, अगर वो मान लो अप्रवास कर रही है या उत्प्रवास कर रही है, तो वहाँ पर कई अलग अलग तरह की संस्कृतियों में टकराव पैदा होता है और एक नया प्रकार का समाज वहाँ पर जन्म लेता है। जनसंख्या में अगर वृद्धि हो रही है तो वहाँ पर भूखमरी होगी, बेकारी होगी, गरीबी होगी, महामारी, क्योंकि इतनी जनसंख्या को कंट्रोल जो है करना या उन सब के ऊपर ध्यान रखना ये असंभव हो जाता है। कई तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो जनसंख्या है वो किसी भी परिवर्तन को लाने का एक महत्वपूर्ण जो है कारण बन जाती है। दूसरा है प्रौद्योगिकी कारक। अब ये जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है, इसमें हम ये देखते हैं कि जो आज का आधुनिक युग है, इसमें प्रौद्योगिकी ने जो है परिवर्तन लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। प्रौद्योगिकी से तात्पर्य हम ये मान सकते हैं कि उन उन्नत प्रविधियों से है, वो ऐसी टेक्निक्स हैं जो हमें अपने भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में, उनको अचीव करने में हमारी मदद करती हैं। और प्रौद्योगिकी कारक जो है वो सांस्कृतिक कारकों का ही एक अंग माना जाता है। फिर भी वर्तमान में इसका महत्व अधिक होने के कारण हम इसको प्रौद्योगिकी कारण में इसको हम अलग से उल्लेख कर सकते हैं। आधुनिक युग में किसी भी मशीन आदि का जब आविष्कार होता है तो वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारे सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। जो प्रौद्योगिकी है या इस तरह के कई अध्ययन जो है हमने देखे हैं, जिनसे ये पता चलता है कि जो प्रौद्योगिकी है उसके कारण जो है समाज में गतिशीलता आती है, स्त्रियों की स्थिति पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, पारिवारिक स्थिति पर हम प्रभाव जो है वहाँ पर देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि नए नए जो कारखाने हैं या जो इंडस्ट्री है, उनके लगने से जाति प्रथा पर, संयुक्त परिवार पर काफ़ी प्रभाव दिखता है। जाति प्रथा थोड़ी शिथिल होती है, संयुक्त परिवारों का विघटन होता है और
वर्ग व्यवस्था धीरे धीरे आकार लेती है और स्त्री स्वतंत्रता उनको उनकी के विचार प्रकट करने के लिए उनको उनकी स्वतंत्रता दी जाती है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि आधुनिक जो पूंजीवादी व्यवस्था है और जो औद्योगिकरण और नगरीकरण है, इसके लिए प्रौद्योगिकी को हम उत्तरदायी मान सकते हैं। इन इस औद्योगिकरण और पूंजीवादी व्यवस्था के कारण ग्रामीण समुदायों में बहुत परिवर्तन हमको दिखाई देता है। नगरों में घनी आबादी का विस्तार होता है। जनसंख्या का घनत्व नगरों में बढ़ जाता है। गंदी बस्तियों का विस्तार होता है। सामाजिक संबंधों में औपचारिकता हमको दिखाई देती है। अपराधों में वृद्धि जो है समाज में दिखाई देती है। श्रम विभाजन और विशेषीकरण जो है, स्पेशलाइजेशन, इसमें बढ़ता है। धर्म का प्रभाव हमको घटता हुआ नज़र आता है और समाज में संघर्ष नज़र आने लग जाता है और इस तरह से बीमारियों में वृद्धि होती है। जीवन के प्रति जो है, जो पहले धार्मिक दृष्टिकोण हुआ करता था, जो भावनात्मक दृष्टिकोण जीवन में पाया जाता था, वो लुप्त होने लगता है और भौतिक दृष्टिकोण जो है नया पैदा होता है। तो इस तरह से भौतिक जो संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार जो है प्रौद्योगिकी के कारण होता है। फिर जो तीसरा कारण है वो है सांस्कृतिक कारण। सांस्कृतिक कारण जो है वो भी सामाजिक परिवर्तन के लिए उसको हम जिम्मेदार मान सकते हैं। सांस्कृतिक कारकों में हम संस्कृति के दोनों ही जो पक्ष होते हैं, भौतिक और अभौतिक, उनको सम्मिलित करते हैं। जो अभौतिक पक्ष है वो उसमें प्रथाएं आती हैं, विश्वास आते हैं, धर्म, लोकाचार, नैतिकता और विभिन्न जो इस तरह की संस्थाएं होती हैं, उनको हम सामाजिक परिवर्तन के लिए जो है वो हमें प्रेरित करते हैं। पुरानी प्रथाओं के अर्थहीन होने पर उनका स्थान नए कानून और संस्थाएं लेती है। समाज में व्यवहार के नए प्रतिमान, नए नए मूल्य, सामाजिक मानदंड जन्म लेते हैं। जो पुरानी परंपराएं चली आती हैं उनमें शिथिलता आती है, चाहे वो विवाह को लेकर हो या दहेज को लेकर हो या जाति के बंधनों को लेकर हो। ये सब धीरे धीरे जो है कमज़ोर होती हैं और इन जब विश्वासों और नैतिकताओं में परिवर्तन आता है तब भी हमको सामाजिक परिवर्तन घटित होता हुआ नज़र आता है। दूसरा पक्ष है भौतिक संस्कृति। इसमें जो है व्यक्ति उन सब चीज़ों को जो भौतिक तत्व हैं उनको उनके प्रति उसका एक रुचि पैदा होती है और उनकी प्राप्ति के लिए वो जो है संघर्ष करने लगता है। ऑकबर्न ने सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत भी इसी आधार पर दिया है कि जब संस्कृति के भौतिक और अभौतिक पक्षों के बीच में एक असंतुलन पैदा हो जाता है, क्योंकि भौतिक संस्कृति में परिवर्तन तीव्र होते हैं और अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन हमको बहुत धीमी गति से, मंथर गति से दिखाई देते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो एक असंतुलन पैदा हो जाता है, अभौतिक संस्कृति जो है वो भौतिक संस्कृति की तुलना में जब पिछड़ने लगती है, तो इसे ही ऑकबर्न ने जो है सांस्कृतिक विलंबना या सांस्कृतिक पिछड़न कहा है और ये स्थिति भी समाज में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। फिर हम ये देखते हैं कि जो बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक कारण हैं या ऐसे प्राकृतिक कारक हैं, भौगोलिक कारक हैं, जिनके कारण समाज में परिवर्तन आता है। किसी भी समाज में
परिवर्तन के लिए वहाँ का की प्राकृतिक और भौगोलिक जो विशेषताएं हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। पहाड़, जंगल, वर्षा ऋतु, पृथ्वी, आकाश, मौसम, समुद्र, भूकंप, बाढ़ इत्यादि, ये जो भी है, अकाल, अनावृष्टि, अतिवृष्टि आदि, ये सब मिलकर के उस वहाँ के समाज में कुछ न कुछ परिवर्तन लाते हैं। एक और इनके द्वारा ही प्राकृतिक या भौगोलिक पर्यावरण का निर्माण भी होता है। और ये जो प्राकृतिक पर्यावरण है, ये भौगोलिक पर्यावरण है, ये मानवीय संबंधों एवं व्यवहारों को निरंतर प्रभावित करता रहता है। अगर कहीं पर बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया या ज्वालामुखी फट गया या महामारी समाज को जब नष्ट कर देती है, तो परिवार, हजारों परिवार एक साथ उजड़ जाते हैं, लोग बेघर हो जाते हैं। एक जगह छोड़कर के दूसरी जगह को वो जो है चले जाते हैं, उनका माइग्रेशन हो जाता है, तो वो वहाँ की संस्कृति को धीरे धीरे अडॉप्ट करने लगते हैं। तो इस तरह से जो भौगोलिक और प्राकृतिक कारण हैं, ये भी किसी भी समाज में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए इसको भी हम काफ़ी हद तक जिम्मेदार मानते हैं। फिर होता है प्राणी शास्त्री या जैविकी कारक। जैविकी कारकों से हमारा जो अर्थ होता है वो अपने माता पिता द्वारा जो हेरिडिटी से हमको गुण प्राप्त होते हैं, वो भी सामाजिक परिवर्तन लाने में अपनी भूमिका अदा करते हैं। व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है, जो शारीरिक बनावट है या मानसिक क्षमता है, योग्यता है, वो वंशानुक्रमण और जैविकी कारकों से प्रभावित होती है। अगर मान लो किसी समाज में पुरुषों की संख्या महिलाओं के संख्या से अधिक है तो वहाँ बहुपति विवाह देखा जाता है। किसी समाज में अगर महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है तो वहाँ बहुपत्नी विवाह हमको दिखाई देता है। इस तरह से ये प्राणी शास्त्रीय और जो जैविकी कारक हैं, ये भी सामाजिक परिवर्तन के लिए उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। और आर्थिक कारक जो है वो भी सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। इनमें मार्क्स ने कहा भी है कि जो संपत्ति का स्वरूप है या जो व्यवसाय की प्रकृति है और लोगों का जो जीवन स्तर है या उत्पादन प्रणाली है, ये सब जो है सामाजिक संरचना को प्रभावित करते हैं और समाज के ऊपर इनका काफ़ी प्रभाव जो है वो दिखाई देता है। इस तरह से ये बहुत सारे कारक हैं जो किसी भी सामाजिक परिवर्तन के लिए हम उनको उत्तरदायी मानते हैं। अब कुछ परिवर्तन के सिद्धांत हैं जिसमें सोरोकिन का सिद्धांत है कि जो सिद्धांत है वो सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत है कि सामाजिक परिवर्तन जो है उनके लिए जो है सांस्कृतिक गतिशीलता जो है वो मानी उसके लिए उत्तरदायी मानी जाती है। सामाजिक परिवर्तन, उनका कहना था कि सामाजिक परिवर्तन उतार चढ़ाव के रूप में घड़ी के पेंडुलम की भांति एक स्थिति से दूसरी स्थिति के बीच होता रहता है। और प्रमुख रूप से उन्होंने दो संस्कृतियों का जिक्र किया है, एक होती है भावात्मक और दूसरी होती है चेतनात्मक। भावात्मक मतलब आइडिएशनल और चेतनात्मक मतलब सेंसेट कल्चर। समाज जो है वो संस्कृति की इन दो धुरियों के बीच में ही घूमता रहता है। चेतनात्मक संस्कृति जो है वो उसको हम भौतिक संस्कृति भी कहते हैं और इसमें वैज्ञानिक आविष्कारों, प्रौद्योगिकी या भौतिक वस्तुओं और विलासिता की वस्तुओं का महत्व अधिक पाया जाता है।
और जो दूसरी है भावात्मक संस्कृति, उसमें उसका संबंध भावनाओं से होता है, ईश्वर से होता है, धर्म, आत्मा और नैतिकता से होता है। और इस संस्कृति को अध्यात्मवादी संस्कृति भी कहते हैं। ये इसमें इंद्रिय सुख के स्थान पर आध्यात्मिक उन्नति या मोक्ष या ईश्वर प्राप्ति की को अधिक महत्व दिया जाता है। तो इस तरह से एक कोने पर चेतनात्मक संस्कृति है, दूसरे पर भावात्मक संस्कृति है। इधर से इधर जो है मानव समाज जब घूमता है तो एक स्थिति ऐसी भी आती है जहाँ पर वो बीच की स्थिति में आता है, एक संक्रमण की स्थिति रहती है जहाँ पर भावनात्मक या भावात्मक और चेतनात्मक, इसका दोनों का संक्रमण जो है पाया जाता है। उसको हम कहते हैं आदर्शात्मक संस्कृति, जिसमें कुछ धर्म और विज्ञान, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार की का जो है सुख, उसको संतुलन के द्वारा जो है व्यक्ति उसमें रहता है। तो वे इस तरह की जो समय होता है, ये जो संक्रमण का जो काल है, ये आदर्शात्मक संस्कृति के रूप में हमको दिखाई देता है। इसी में दूसरा जो सिद्धांत है वो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन को प्रौद्योगिकी और आर्थिक कारणों से जनित माना है कि भाई कोई भी परिवर्तन जो है इनके कारण होता है। उनका जो मेन स्ट्रेस है वो उत्पादन की प्रणाली के ऊपर है। मार्क्स ने माना है कि जो उत्पादन प्रणाली है, क्योंकि मनुष्य जो है उसकी अनेक आवश्यकताएं होती है और अपनी अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसको उत्पादन के साधनों का विकास करना पड़ता है, उत्पादन प्रणाली विकसित करनी पड़ती है। और धीरे धीरे इस उत्पादन प्रणाली का संबंध जो है समाज से होता चला जाता है और ये समाज में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती चली जाती है। जैसे उन्होंने कहा है कि जब समाज में जिस तरह की उत्पादन प्रणाली होगी, जैसे उन्होंने कहा कि जब कृषि का कार्य हल और बैलों की सहायता से होता था, उत्पादन का कार्य कुटीर उद्योगों में छोटे छोटे औजारों से किया जाता था, तो जो समाज था वो एक विशेष प्रकार का एक सरल समाज हुआ करता था। आज जबकि कृषि में ट्रैक्टर और वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग हम कर रहे हैं और बड़ी बड़ी मशीनों, कारखानों और औद्योगिक उत्पादन हो रहा है, तो वो एक सरल समाज से समाज भी जो है वो एक जटिल समाज की तरफ परिवर्तित हो गया है। तो जिस तरह की उत्पादन प्रणाली होगी उस तरह का समाज जो है हमको दिखाई देगा और वहाँ पर उस तरह का परिवर्तन हमको नज़र आता है। धन्यवाद।